हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने रिपोर्टिंग के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा ऐसे करेंगे आज? ऐसे 706 emphasis of meta paragraph and other meta paragraph in the independent auditors report। तो सबसे पहले तो अपन इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये हमारा ईओएम पैरा एंड सॉरी ये हमारा ईओएम पैरा एंड ओम पैरा क्या है। एंड बेसिकली देखो, इसका ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन एक ही, आपको एक साथ ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ईओएम पैरा देख लेते हैं, यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देख लेते हैं। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट that refers to matter appropriately presented or disclosed in the financial statements, that in auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statements। क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि आपको ऐसे किसी मैटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है जो कि हमने प्रॉपरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट भी किया, डिस्क्लोज भी किया, एक्सप्लेन किया है उसे पूरा। लेकिन आपको वो लगता है आपके प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कि ये जो मैटर है पर्टिकुलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूजर्स अंडरस्टैंडिंग को लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आप उसे प्रॉपरली अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करोगे ताकि वो पॉइंट एम्फेसाइज हो जाए। देखो, ये जरूरी क्यों है कि हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतने बड़े होते हैं, कोई पॉइंट ओवरलुक हो जाए यूजर से। इसलिए क्या करते हैं, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देते हैं, बिकॉज यूजर भी क्या होता है, ऑडिटर पे यानी एक सीए पे रिलाई करता है कि भाई इसने जो भी लिखा होगा वो बहुत ज्यादा सही होगा, ट्रू होगा। तो ऐसे केस में जो सीए की रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसे यूजर्स प्रॉपरली पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं इन डिटेल। तो अगर कोई भी पॉइंट उसमें लिखा हुआ होगा तो वो यूजर से छूटेगा नहीं, और वो उसे पढ़ करके उसमें एकदम लिख देंगे कि देखो ये एक मैटर है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे, इसका नोट नंबर ये, इस पे जाकर के आप इन डिटेल इस मैटर के बारे में पढ़ सकते हो। तो एक बेसिकली हमें रेफरेंस देना होता है कि देखो ये पर्टिकुलर मैटर है, ये केस चल रहा है कंपनी पे, इसमें हो सकता है कि कंपनी 90% चांस अभी यही बन रही है कि कंपनी हार सकती है। तो देखो, थोड़ा सा मैटर सिग्निफिकेंट है, अगर आपको उसके बारे में इन डिटेल जानना है तो इस पर्टिकुलर पेज पे आप जाके इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपके समझ में आया कि हमें एक सिर्फ उस पर्टिकुलर मैटर को जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है उसको हमें एम्फसाइज करना है। तो ऐसे केस में हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को यूज करते हैं। देखो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हमेशा याद रखना वो तभी आएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी गिवन है एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट एम्फसाइज इट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ओम पैरा में क्या लिखा हुआ है, अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? A paragraph included in audit report that refers to matter other than those presented or disclosed in the financial statements, that in the auditor's judgment is relevant to users' understanding of audit, auditor's responsibilities or the auditor's report। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो अदर मैटर पैराग्राफ में कौन से हमारे पॉइंट्स आते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं तो प्रेजेंट है, नहीं डिस्क्लोज है, नहीं कुछ एक्सप्लेन्ड है। देखो, अगर वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा तो कौन सा पैराग्राफ आ जाएगा, ईओएम पैरा आ जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो कौन सा पैरा आएगा, ओम पैरा आएगा। जो कि हमारे ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि ये यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूजर की अंडरस्टैंडिंग किन किन को लेकर के, ऑडिट को लेकर के, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के एंड ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के। तो अगर इन तीन केसेस में यानी ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट, तो इन तीन केसेस को लेकर के अगर ऑडिटर को लगता है कि ये यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो ऐसे केस में वो उसको ओम पैरा में डालेगा, बिकॉज वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना तो प्रेजेंट है, ना ही वो डिस्क्लोज है, ना ही वो प्रॉपर्ली कुछ एक्सप्लेन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हमारे थे बेसिक एक्सप्लेनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड द ईओएम पैरा और द ओम पैरा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, when to give EOM para in the auditor's report। कब हमें EOM para देना चाहिए? क्या लिखा हुआ है, auditor shall include an EOM paragraph in audit report provided auditor will not be required to modify the opinion। कि भाई हमें अपने EOM पैरा तभी देना है जब उस मैटर पे हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं देना है। भाई अगर तुम्हें मॉडिफिकेशन देना है तो अब जाके 705 के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफिकेशन दो, उस केस में आप इस पर्टिकुलर पैरा को यूज नहीं करोगे। ये पैरा तभी यूज होगा जब आपकी प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही है उस मैटर को लेकर के, उस पर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देनी है एंड जस्ट टू एम्फसाइज इट यू आर एडिंग इट इन योर रिपोर्ट। ठीक है, when SC 701 applies, matter has not been determined to be a can to be communicated in audit report। यानी देखो बेसिकली हमने दो पॉइंट्स है कि इन दो केस में आपको ईओएम पैरा का यूज करना है, या फिर अगर आप ईओएम पैरा यूज करो तो कैम पैरा नहीं देना है। कि अगर देखो आपकी मॉडिफिकेशन है तो आप 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन दो, उस केस में आपको ईओएम पैरा नहीं आएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा मैटर है जो हमने
टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया है, और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आप उसे अपने कैम पैरा में, तो उस केस में भी आप ईओएम पैरा का यूज नहीं करोगे। यानी मॉडिफिकेशन के अलावा एंड कैम के अलावा जब आपको लगता है कि आपको ईओएम पैरा देना होगा क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड भी एंड डिस्क्लोज भी है, तो ऐसे केस में आप ईओएम पैरा दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। अब क्या क्या अपने सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, बेसिकली अपने पास जब ये एग्जांपल्स आप कह सकते हो या फिर आप केसेस कह सकते हो कि किन केसेस में आपको अपनी ईओएम पैरा देना होगा। क्या है, when FRF prescribed by law and regulation would be unacceptable but for the fact that it is prescribed by law and regulation। कि भाई देखो, अगर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाने हैं, और वो फॉर्मेट किसने दिया है, जो आप पे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। अब आपको लग रहा है कि यार ये जो फॉर्मेट है ये मतलब प्रॉपर्ली उतना चीजों को डिस्क्लोज करना है, ना ही ये जो आपके मेजर एज इंडेक्स होता है उन्हें फॉलो कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको लग रहा है कि यार ये गलत है, लेकिन अब ये दिया तो लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है, यानी पर्टिकुलर लॉ ने दिया है, तो ऐसे केस में आप इसको मतलब वो तो कर नहीं सकते, इसको हटा तो सकते नहीं हो, तो ऐसे केस में आप अपने ईओएम पैरा में लिख दोगे कि भाई देखो ये पूरी तरीके से फॉर्मेट सही तो नहीं है, लेकिन अभी लॉ एंड रेगुलेशन पे एप्लीकेबल, लॉ एंड रेगुलेशन में लगाया तो मैं इसको हटा भी नहीं सकता हूँ। अभी ये पॉइंट आप इसमें क्यों दोगे, बिकॉज यहाँ अपने नोट्स में भी मेंशन करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है पूरी तरीके से सही नहीं है, और उसको जस्ट एम्फसाइज करने के लिए आप अपने कौन से ऑडिट रिपोर्ट में इसको मेंशन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अलर्ट यूजर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर हमने अपने जो ऑडिट रिपोर्ट यानी सॉरी हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपनी के अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं, अगर आपको याद हो अभी अपन ने रिवाइज नहीं किया है उसको, ऐसे 800 वाली सीरीज जिसमें हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बने हैं तो ऐसे केस में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीछे लिखेंगे कि भाई ये जीपीएफएस नहीं है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो उस चीज का एम्फसाइज आप कहाँ करोगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी करोगे। नेक्स्ट क्या है, when facts become known to the auditor after date of auditor's report and the auditor provides a new or amended audit report। कि अगर देखो जो अपना ऐसे है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी जो कोई ऐसा इवेंट होता है जो आपकी आफ्टर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है, बट आपको लगता है कि इसको आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए था बिकॉज इट कैन चेंज योर होल ऑडिट रिपोर्ट, तो ऐसे केस में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको इंक्लूड करना चाहोगे, तो उसमें क्या होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चेंजेस होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चेंजेस होंगे तो उनका पूरी रीजन उसमें जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि भाई ये आफ्टर क्यों चेंज हुए हैं, क्या रीजन है, क्या ऐसा इवेंट हो गया, तो उस इवेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन का होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा, तो उसी इवेंट को एम्फसाइज करने के लिए अपने ऑडिट रिपोर्ट में दोगे कि भाई मैं नई ऑडिट रिपोर्ट दी है, नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, तो आप जाकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे नोट पे जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक हमने 3 केसेस हो गए कि जिन केसेस में आपको ईओएम पैरा देना होगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, circumstances where auditor may consider it necessary to include an EOM para। अब ये बेसिकली अपने पास एग्जांपल्स आप कह सकते हो, थोड़ा सा बाइफरकेट तो करना पड़ेगा ना, ऊपर की सर्कमस्टेंसेस नीचे की सर्कमस्टेंसेस, तो ये तो आप केसेस कह सकते हो और ये बेसिकली आप एग्जांपल्स कह सकते हो। एग्जांपल्स में क्या है अपना, सबसे पहला क्या है, an uncertainty relating to future outcomes of exceptional litigation or regulatory action। कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे हमारे जो केस चल रहा है इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, और उसके पर्टिकुलर आपको लगता है कि 90% 10% हम जीतेंगे हारेंगे, ऐसा भी कुछ है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझा दो, हम उसको एम्फसाइज कर देंगे। A significant subsequent event that occurs between the date of financial statements and date of auditor's report। अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च से लेकर के जब हमने ऑडिट रिपोर्ट दी है, फॉर सपोज अगर हमने 15 मई को अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी, तो 31 मार्च से लेकर के 15 मई तक के जो आपका ये पीरियड है, इस केस में अगर कोई भी आपका इवेंट होता है तो इस केस में आप कैसे उसको हैंडल आउट कर रहे हो उसके बारे में भी आपको अपनी रिपोर्ट में बताना होगा, क्योंकि उसके बारे में आप कहाँ इन डिटेल बताओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट, early application of new accounting standards that has a material effect on financial statements। कि अगर हमने भाई कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको अभी मैंडेटरीली नहीं अप्लाई किया गया, वॉलंटरी एप्लीकेशन पे था, लेकिन अगर हमने उस नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वॉलंटरी अप्लाई कर लिया अपनी कंपनी में, तो उसमें कुछ बहुत सारे आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है, आपके फिगर्स में चेंजेस हो सकते हैं, तो उन सारे फिगर्स को हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझाया होगा कि भाई पहले फिगर ये थे, नए फिगर ये है, इनका इतना इम्पैक्ट है, तो अगर हमने इस तरह से पूरा समझाया होगा तो उसका हमें एम्फसाइज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी करना होगा। नेक्स्ट क्या है, a major catastrophe that has had or continues to have a significant effect on the entity's financial position। अब मेजर कैटास्ट्रॉफी, अब मेजर कैटास्ट्रॉफी क्या हो सकती है, भाई बाढ़ आ गई या फिर मतलब होता है ना कोई अर्थक्वेक आ गया, कंपनी का जो पूरा जगह थी वो गिर गई,
बर्बाद हो गई तो कितना फाइनेंशियल इफेक्ट आया होगा, तो उस पूरे फाइनेंशियल इफेक्ट को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना होगा और उसे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ एन ईओएम पैरा इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या है यहाँ पे, इंक्लूड पैराग्राफ विद इन सेपरेट, मतलब बेसिकली अपने ये आ रहा है कि ईओएम पैरा को आपको कहाँ लिखना है, उसमें क्या लैंग्वेज आएगी, उसके साथ बारे में लिखा हुआ है। इंक्लूड include paragraph within separate section of audit report with an appropriate heading that includes the term emphasis of matter paragraph, यानी इसका separate section रहेगा, separate paragraph बनेगा इसका with the heading emphasis of matter paragraph. Include in paragraph a clear reference to matter being emphasized and to where relevant disclosures that fully describe the matter can be found in financial statements. Paragraph shall refer only to information presented or disclosed in the financial statements. देखो भाई, हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज एंड प्रेजेंटेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये तो बेसिक अपनी बात है ईओएम पैरा की। अब उसमें देखो वही रेफरेंस वाली बात होती है जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि अगर आपने किसी मैटर को एम्फेसाइज करा है तो अगर आपको उसको इन डिटेल जानना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके उसे पढ़ना होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर उसे रेफरेंस देना होगा। indicate that auditor's opinion is not modified in respect of the matter emphasized। ये भाई अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया कि आपको ईओएम पैरा तभी लेना है जब आपको मॉडिफिकेशन नहीं देनी है एंड कोई आपका कैम पैरा नहीं है। तो आपको मॉडिफिकेशन नहीं है तभी आपका ईओएम पैरा आएगा। तो आपको उसमें स्पेसिफिकली लिखना है कि इस पर्टिकुलर मैटर पे मेरी कोई भी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग दी अनक्वालिफाइड ओपिनियन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ओवर दिस पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया when to issue ओम पैरा in the audit report, यानी हमें ओम पैरा कब इशू करना होता है। Auditor shall include an ओम पैरा in the audit report provided this is not prohibited by laws and regulations, यानी आपके जो भी laws and regulations आप पे applicable है, सपोज अगर सेबी एक्ट पे applicable है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आप पे applicable है, तो उनसे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। When ऐसे 701 applies, matter has not been determined to be, क्या मतलब, ये तो सिंपल सेम की बात है कि अगर आपको 701 आप पे लगता है तो आपका वो जो पर्टिकुलर मैटर है वो कैम नहीं होना चाहिए। क्या आगे लिखा हुआ है, when auditor includes an own paragraph in audit report, auditor shall include paragraph within a separate section। में यहाँ पे separate section की बात हो रही है कि इसमें भी आपका separate paragraph जाएगा with the heading other matter paragraph। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बात डीम्ड है कि अगर आपको देखो एक तो चीज आपको नहीं देना है, आपको ओम पैरा नहीं देना है जो आप पे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस ने मना किया हो, या फिर वो आपका कैंप पैरा हो। अगर कैंप पैरा है तो आप ओम पैरा नहीं दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको मॉडिफिकेशन वाला भी आएगा कि आप ये पर्टिकुलर पैराग्राफ दे तो रहे हो लेकिन उस केस में आपका जो भी वो मैटर है उस पर आपकी मॉडिफिकेशन या फिर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, उसी केस में आप ओम पैरा दे सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो अपने उसके लिए लिख सकते हो कि इसमें कोई भी आपका मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उसे फिर से क्रॉस कर लेना आपको। तो बेसिक हमने इसमें 3 पॉइंट्स है, जिन 3 पॉइंट्स में आपको ओम पैरा नहीं देना है। सबसे पहले तो लॉ एंड रेगुलेशन ने मना कर दिया, दूसरा आपका क्या पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट अपना कि हाँ वो कैंप पैरा नहीं है, और तीसरा अपना वो मॉडिफाइड ओपिनियन में भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अपना क्या आ गया, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। इफ ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड एन ईओएम और ओम पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग दिस एक्सपेक्टेशन एंड वर्डिंग ऑन दिस पैराग्राफ। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ईओएम या ओम पैरा देना होगा तो इस केस में आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना होगा कि क्या रीजन है, कौन सा ऐसा मैटर है जिसको आप अपने इन पर्टिकुलर पैराग्राफ्स में डालना चाह रहे हो और इनकी आप क्या वर्डिंग रखना चाह रहे हो। भाई आपको वर्डिंग भी उनको बतानी पड़ती है कि आप ये वर्डिंग रखना चाह रहे हो, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये तो हमारे मतलब नेगेटिवली दिखा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज करो, तो उस तरह के आपके डिस्कशन चलते हैं। तो बेसिकली अपना देखो ये छोटा सा ऐसे था, जितना आपके मॉड्यूल में था सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बस उसको पढ़ लो, समझ के भी चले जाओगे ना तो आप उसको आराम से बना लोगे, बिकॉज ये अपना इंटर में भी पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो इस पर ज्यादा फोकस आपको मतलब इतना हेवी फोकस डालने की जरूरत नहीं है। एक बार जितना मैंने आपको टाइम लगा करके इसको पढ़ाया, आई थिंक मैंने इसमें 13-14 मिनट्स लिए होंगे, एंड 13-14 मिनट्स आर गुड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। इससे ज्यादा आपको लगाने भी नहीं है, जितना मैंने आपको समझाया उतना आपको बस समझ में आ गया हो। मेन वर्ड्स, क्योंकि देखो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद ही रह जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पेशल मुझे ध्यान देना पड़ेगा, कोई वर्ड की वर्ड याद करना पड़ेगा, भाई बहुत सिंपल सिंपल इसके वर्ड्स हैं, तो इस पर आपको ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिया, मैंने आपको रिवाइज करा दिया, दोबारा आपको रिवाइज करना है, इस वीडियो को दोबारा देख करके भी इसे रिवाइज कर सकते हो, ज्यादा इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी के लिए तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। जैसा मैंने हर बार कहा है कि वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है चीजें, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए कि भाई आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और इस तरह से मेरे को आगे वीडियोस और बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। सो
आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, यू विल हेल्प आउट मी टू। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज सी नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।